हेलो गाइस, दिस इज अश्रुति वर्मा एंड वेलकम टू माय चैनल बी स्मार्ट स्टडी। आज जो हम लोग कुछ टॉपिक यार में डिस्कस करने जा रहे हैं, पर उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको मैं बता दूं कि अगर आपको मेरे वीडियोस अगर क्लियरली समझने हैं, कोई भी मतलब पॉइंट्स में अगर आपको डाउट नहीं चाहिए, तो प्लीज़ आप मेरे वीडियोस जो है पीछे के भी वीडियोस जो है क्लियरली देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैंने सारे के सारे प्रोसेसेस जो है आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरली समझाया है। अगर आपको उसमें कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे जो कमेंट लिस्ट में है वहाँ पर आप लिखकर आसानी से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए आज के टॉपिक के बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज जो है हम लोग कुछ मतलब पॉइंट्स पढ़ेंगे कि कैसे एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, कैसे बेबी का डेवलपमेंट होता है, कैसे वो बाहर निकलता है, और फिर उसके ऑर्गेन्स जो है ऑर्गेनोजेनेसिस मतलब कि ऑर्गेन का फॉर्मेशन, पूरे के पूरे मंथ में कैसे उसके ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन होता है। ये सारे के सारे टॉपिक के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बोली थी कि अगर आपको मेरे वीडियोस क्लियरली समझने हो तो प्लीज़ आप पीछे के जो वीडियोस है वो भी देख लीजिए, क्योंकि सारे के सारे जो मेरे वीडियोस रहते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसके अंदर जो है बेबी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो है उसका मेम्ब्रेन है। अभी ये मैंने आपको अपने पिछले वाले वीडियो में बताई थी कि ये जो है वो प्लेसेंटा है। प्लेसेंटा के बाद ये जो रहता है इसको हम लोग बोलते हैं अम्बिलिकल कोड, जो कि प्लेसेंटा और फीटस को एक दूसरे से जोड़ के रखता है। वेल, फीटस का स्ट्रक्चर यहाँ पे थोड़ा अजीब है, वो तो आप मैनेज कर लेंगे। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जो प्लेसेंटा और फीटस है, जैसे ये दोनों डेवलप होना चालू करते हैं, जैसे जैसे डेवलप करना चालू करेंगे वैसे वैसे ये हार्मोन्स भी रिलीज़ करेंगे और फीमेल पिट्यूटरी ग्लैंड को जो है ना वो एक्टिवेट कर देंगे। फिर जो मदर पार्ट, जो मदर होगी ना, उसको एक्टिवेट करना चालू करेंगे फीटस और प्लेसेंटा। तो जो क्या करेगा, जो ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करना चालू करेगा। अभी हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड में जाते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड में क्या था, दो पार्ट थे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, तीन पार्ट थे, एंटीरियर और पोस्टीरियर और मिडल। तो जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है वहाँ से ऑक्सीटोसिन जो हार्मोन है वो निकलता है। तो फिर यहाँ पर ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो निकल रहा है उसके लिए एक्चुअल में रिस्पॉन्सिबल है प्लेसेंटा और फीटस। ये दोनों कंबाइंडली रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन हार्मोन सीक्रेट करने के लिए। तो यहाँ पर मदर का जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ऑक्सीटोसिन निकलेगा। अभी देखिए, ये जो आपको लेयर दिख रहा है ये आपको पता है कि मायोमेट्रियम है, क्योंकि एंडोमेट्रियम तो हट ही जाता है। फिर क्योंकि एंडोमेट्रियम तो पूरा के पूरा खुद मेम्ब्रेन बनाने के फॉर्मेशन में हेल्पफुल रहता है। तो अभी देखिए, ये मायोमेट्रियम है, इसके सरफेस के ऊपर बहुत सारे रिसेप्टर्स रहते हैं। ये जो रिसेप्टर रहते हैं ना, ये स्पेशल टाइप के रहते हैं, स्पेसिफिक टाइप के रहते हैं, जो कि है ना ऑक्सीटोसिन जो रहता है उसके मतलब ऑक्सीटोसिन को ये लोग कैप्चर करेंगे। जैसे ऑक्सीटोसिन इसके रिसेप्टर के सरफेस के ऊपर आएगा, वैसे ये जो पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कांटेक्ट होना चालू हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये जो ऊपर वाला जो आपको सरफेस दिख रहा है ना मायोमेट्रियम वाला, यहाँ पर ज़्यादा रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और नीचे वाले में थोड़े कम रिसेप्टर्स रहते हैं। उसकी वजह ये है कि ऊपर ज़्यादा रिसेप्टर रहेंगे तो ऑक्सीटोसिन जो रहेगा ऊपर ज़्यादा जाएंगे। जैसे ज़्यादा जाएंगे तो फिर बाद में ये ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, कॉन्ट्रैक्शन का काम करना। जैसे ही प्रेग्नेंट जब फीटस का फुल्ली डेवलपमेंट हो जाता है उस टाइम तो मदर जो रहती है बहुत ज़्यादा हाईली कॉन्ट्रैक्शन फील करती है, तो उसकी वजह यही है ऑक्सीटोसिन। तो ये जो ऑक्सीटोसिन रहता है वो ऊपर उसका जो असर है वो ज़्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो रिसेप्टर है वो ज़्यादा है। तो फिर बाद में ऑक्सीटोसिन जो है उसका असर ज़्यादा दिख रहा है, जिसकी वजह से ये जो एरिया है वो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगा इसके कंपेयर में, जिसकी वजह से बेबी जो है वो आसानी से ऊपर से नीचे आना चालू हो जाएगा। अभी देखिए, जैसे यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन होना चालू होता है, ये जो बेबी का जो आउटर मोस्ट जो लेयर है ये पूरा के पूरा टूटना चालू हो जाता है। ये जो लेयर जो है शेड होना चालू हो जाएगा और इसके अंदर प्रेजेंट रहता है एमनेटिकल फ्लूइड। ये जो रहता है ये भी फट जाता है, जिसकी वजह से ये जो एमनेटिकल फ्लूइड जो रहता है ये भी फ्लो होना चालू हो जाता है। पूरा के पूरा एरिया जो रहता है वो लिक्विड से भर जाता है, डाइल्यूट हो जाता है। इसलिए हम लोग इस स्टेज को डाइल्यूशन स्टेज भी कहते हैं। हम लोग आगे पढ़ने जाएंगे वैसे कि डाइल्यूशन स्टेज क्या होता है। ये एक्चुअल में फ्लूइड से पूरा भर जाता है, पूरा के पूरा एरिया ही फ्लूइड से भर जाता है, एमनेटिकल फ्लूइड से। तो अभी हम लोग चलिए, ये तो मैंने आपको पूरा स्ट्रक्चर समझा दी। अभी हम लोग जाते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस में। ऑर्गेन्स का फॉर्मेशन, जेनेसिस मीन्स क्या होता है, फॉर्मेशन होना। किसका फॉर्मेशन, ऑर्गेन्स का। तो यहाँ पर अब ऑर्गेनोजेनेसिस के फॉर्मेशन कैसे कैसे होते हैं पूरे मंथ के हिसाब से मैंने लिख दी हूँ। और हाँ, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहते हैं नीट में, AIPMT, वैसे तो AIPMT भी नहीं होता नीट में, जैसे कि नीट वीट में ये सारे जो टेस्ट में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो प्लीज़ ये सब स्पेशली देखा जाता है ये सब चीज़ों को, क्योंकि इन लोग है ना यही सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि बच्चे जो रहते हैं ये सब पॉइंट्स को स्किप कर देते हैं। तो देखिए, ऑर्गेनोजेनेसिस में क्या होगा कि जब फर्स्ट मंथ जो रहेगा जब वो ख़त्म होने पाएगा, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ हार्ट बीट कैन बी हर्ड।
जो बच्चे का हार्ट बीट रहता है वो प्रॉपर्ली डेवलप हो जाएगा और हार्ट बीट धड़कनें जो रहती है वो सुनाई देना चालू हो जाएगी, धड़कनें सुनाई देना चालू हो जाएगी फर्स्ट मंथ के एंड में। अभी देखिए ये जो सेकेंड मंथ का जब एंड होगा उस टाइम पे जो बच्चे के हाथ होंगे और मतलब लिम्स और डिजिट जो रहेंगे वो दिखना चालू हो जाएंगे। थर्ड मंथ के एंड में मोस्टली जो रहते हैं सारे के सारे ऑर्गन्स जो रहते हैं, सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं मोस्टली डेवलप हो जाते हैं। फिर बाद में फोर्थ से लेकर फिफ्थ स्टेज तक फर्स्ट टाइम जो रहता है फीटस जो रहता है मूव करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा पूछ सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ऐसा मतलब कौन सा मंथ है जिसमें फीटस जो रहता है वो मूव करना चालू करता है, फर्स्ट टाइम मूवमेंट देखने को मिलता है। तो आप बता सकते हैं कि फोर्थ से लेकर फिफ्थ मंथ के एंड में जो रहता है फीटस का फर्स्ट मूवमेंट, फर्स्ट टाइम फीटस जो रहता है वो मूव करता है और उसके हेड में, उसके सर पे बाल भी निकलने चालू हो जाते हैं। फिर सिक्स्थ मंथ के एंड में बच्चा जो रहता है उसके पूरे बॉडी के ऊपर छोटे छोटे हेयर्स आने चालू हो जाते हैं, उसकी जो आँखें, जो आई लिड रहती है वो भी सेपरेट होना चालू हो जाती है और आई लैशेस का फॉर्मेशन होता है। फिर 7 से लेकर 8th मंथ के जब एंड होता है उस टाइम पे मेनली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो प्रोसेस है, सेल डिवाइड होता है, सेल डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो पूरा के पूरा होता है। फिर 9 मंथ के स्टार्टिंग में बर्थ का पूरा मतलब ये पूरा 9 महीने का प्रोसेस है और 9 मंथ में जो रहता है बेबी का बर्थ हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है ऑर्गेनोजेनेसिस का। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जब बेबी पूरा फुली डेवलप हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, तो पार्चुरेशन, दैट मीन्स चाइल्ड बर्थ। इसमें ये 3 स्टेजेस मैंने यहाँ पे लिखी हूँ। सबसे पहला जो है स्टेज ऑफ डाइल्यूशन। स्टेज ऑफ डाइल्यूशन में क्या होता है कि जो पूरा मतलब बेबी रहता है उसका जो मेम्ब्रेन रहता है वो फट जाता है, जिसकी वजह से उसके अंदर जो एमनिटिकल फ्लूइड जो रहता है वो पूरी जगह फैल जाता है, पूरा जो एरिया रहता है वो फ्लूइड से फिल हो जाता है। तो ये क्या इस मतलब पूरा फ्लूइड से फिल हो गया, इसलिए हम लोग इसको डाइल्यूशन स्टेज भी कहते हैं। और ये इस स्टेज को हम लोग लेबर पेन स्टेज भी कहते हैं क्योंकि इस स्टेज में ही सबसे ज़्यादा पेन होता है। ये टोटल 6 से लेकर 12 आवर्स तक ये जो रहता है स्टेज चलता है आपका। फिर बाद में आते हैं स्टेज ऑफ एक्सपल्शन, ये जो रहता है 1 से लेकर 2 आवर्स तक चलता है। फिर स्टेज आफ्टर बर्थ के बाद क्या होगा कि ऑक्सीटोसिन का लेवल अभी बॉडी में बहुत ज़्यादा है क्योंकि फीटस और प्लेसेंटा कंबाइनली मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दे रहे थे ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करने के लिए, इसलिए यहाँ पर ऑक्सीटोसिन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा है। तो फिर इसका लेवल ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर जो रहता है मिल्क का फॉर्मेशन हो जाता है, मिल्क का फॉर्मेशन। अब मिल्क फॉर्म होगा जिसकी वजह से जो रहता है मदर जो रहती है बेबी को फीड करती है स्टार्टिंग के कुछ मंथ्स में। अभी एक और बात, ऐसा बोला जाता है कि जो न्यूली बेबी जो बर्थ लेता है उसको है ना मतलब मदर का ही मिल्क देना ज़रूरी होता है। ऐसा क्यों? तो क्योंकि मदर के मिल्क के अंदर रहता है कोलेस्ट्रॉम, जिसके पास बीमारियों से लड़ने की क्षमता रहती है। कोलेस्ट्रॉम के अंदर जो बीमारी से लड़ सकता है इसके पास रहता है एंटीजन। एंटीबॉडी IgA रहता है इसके पास, जो कि है ना बेबी को हर एक बीमारियों से बचाता है। इसलिए फर्स्ट, और ये थोड़ा येलोइश कलर में रहता है, इसलिए मदर जो रहती है फर्स्ट ब्रेस्ट फीडिंग जो रहता है इसलिए ज़्यादा वैल्यूएबल रहता है क्योंकि कोलेस्ट्रॉम जो रहता है ये एंटीबॉडी बेबी को प्रोवाइड करेगा IgA, जिसकी वजह से बेबी जो रहता है वो आसानी से कोई भी प्रॉब्लम से मतलब कोई भी बैक्टीरिया हुआ या फिर बीमारियों से लड़ने की उसके पास एबिलिटी आ जाती है। अभी देखिए ऑक्सीटोसिन जैसे ही बॉडी में ज़्यादा होता है, मैं थोड़ा आपको बेसिक अभी थोड़ा सा बस बेसिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑक्सीटोसिन जैसे ही ज़्यादा होता है उस टाइम पे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन, जिसके अंदर फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी इंक्लूडेड रहता है और LH मतलब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये दोनों कंबाइनली रहते हैं। तो जैसे ऑक्सीटोसिन ज़्यादा हो जाता है उस टाइम पे गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन जो रहता है इसका लेवल कम हो जाता है। अभी देखिए इसका लेवल जैसे ही कम होगा तो उस टाइम पे जो एग के अंदर फॉलिकल्स रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्राफिन, ये सब अलग अलग जो फॉलिकल्स रहते हैं उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। तो जब फॉलिकल ही फॉर्म नहीं होंगे तो ओव्यूलेशन तो पॉसिबल ही नहीं होगा, और जब ओव्यूलेशन ही नहीं होगा तो फिर बाद में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान रखना है कि न्यू फॉलिकल जो रहते हैं वो नहीं बनते, न्यू फॉलिकल जो रहते हैं वो नहीं बनते हैं, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन नहीं होता। और ओव्यूलेशन नहीं होगा तो जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुअल साइकिल भी नहीं होगा। तो ये जो मैंने आपको पूरा के पूरा टॉपिक क्लियरली समझा दिया फ्रेंड्स। आपको जो भी डाउट है तो मैं आपको हर एक वीडियो में अपने बोलती हूँ कि आपको जो भी डाउट है वो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए,
ताकि मैं आप तक पहुँचूँ, आप और मैं हम दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, तभी आसानी से जो जितने भी टॉपिक्स है वो कॉन्सेप्टली हम लोग क्लियर कर सकते हैं। तो आप भी मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं भी आपको सपोर्ट करूं, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और तो मुझे आपको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू सो मच।